नमस्कार दोस्तों, मैं डीके सर आप सभी को डीके स्टडी 24x7 में स्वागत। दोस्तों आज हम लोग RRB ALP CBT 1 25/11/2024 सेकेंड शिफ्ट का सवाल कराएंगे। तो आप लोग जब भी ऐसे सवाल को करें तो रफ पेन एंड पेपर लेकर के बैठे, ताकि कुछ लिखने की बारी हो तो आप लिख सकें। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो द्रवों के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, ये बिल्कुल सही बात है। द्रव के कण है तो उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो ये बिल्कुल सही है। द्रवों के कणों के बीच कार्यतर बल उन्हें एक साथ बांध कर रखता है। तो जब बल रहेगा और बल जब साथ में काम करेगा तो एक साथ बांध करके रखेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अस्थिर रहता है, चाहे द्रव किसी भी प्रकार का हो। तो देखिए, आकर्षण बल अस्थिर नहीं रहता है, हर एक द्रव का अलग अलग अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये गलत है और आपको गलत ही बताना था, तो एक का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, गलत युग्म का चयन करें। गलत युग्म का चयन करें। छोटा मांसाहारी, तृतीय पोषण स्तर, ये सही है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय पोषण स्तर, ये भी सही है। स्वपोषी, प्रथम पोषण स्तर, ये भी सही है। जबकि आपका जो चौथा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु चतुर्थ पोषण स्तर होता है, ये नहीं, ये गलत है। तो आपको गलत ही पहचानना था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन कि 10 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध R ओम है, 5 मीटर लंबे तांबे का तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो आपको क्लास में कराया गया था कि प्रतिरोध डिपेंड करता है तार के लंबाई और तार के मोटाई पे। तो पहले इसका लंबाई जो था 10 मीटर था। जब 10 मीटर लंबाई था तो इसका प्रतिरोध कितना था, तो R था। जबकि अब इसका लंबाई कितना हो गया, अब इसका लंबाई आधा हो गया, यानी 5 मीटर हो गया। तो इसका प्रतिरोध भी पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, कॉपर के वैद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्नलिखित में से किस वैद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। तो कॉपर सल्फेट आपका सही जवाब होगा। कॉपर के वैद्युत अपघटन में कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाण्विक कणों को दर्शाता है। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाण्विक कणों को दर्शाता है केवल और केवल इलेक्ट्रॉन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमाशय के भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करता। तो आप जानते हैं कि हमारा ये जो है बैकल कैविटी है, यानी मुख गुहा है, और मुख गुहा के नीचे यह अमाशय होता है। आपको क्लास में बताया गया था कि अमाशय को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है कार्डियक, कार्डियक के नीचे होता है फुंडिक, और एक होता है पाइलोरिक। तो अमाशय में HCl का निर्माण होता है, अमाशय में श्लेष्मा का निर्माण होता है, पेप्सिन का निर्माण होता है। जबकि ऑप्शन नंबर डी जो है लार, ये लार का निर्माण अमाशय में नहीं बल्कि मुख गुहा बैकल कैविटी में होता है। और दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि हमारे
मुख्य गुहा में लार का निर्माण जो होता है प्रतिदिन, हमारे मुख्य गुहा में लार का निर्माण प्रतिदिन 1.5 लीटर होता है। प्रतिदिन लार का निर्माण 1.5 लीटर होता है। और जब लार प्रतिदिन 1.5 लीटर होता है तो आप ये भी पढ़े थे कि लार कितनी चीज़ों से मिलकर के बना है। तो लार में जल पाया जाता है, श्लेष्मा यानी म्यूकस पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो एंजाइम क्या है? वो 4 तरह का एंजाइम होता है। एक होता है अमाइलेज, डायस्टेज, म्यूलिन, और एक होता है, फिर से सुनिए, डायस्टेज, म्यूलिन, टाइलिन और होता है अमाइलेज। तो ये सब क्या करते हैं कि लार में एंजाइम होते हैं और लार में ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो कल के जा कर के आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो भोजन का पाचन लार से ही यानी बकल कैविटी मुख्य गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। जबकि आप ये भी जानते हैं कि भोजन का अंतिम पाचन जो होता है छोटी आंत के इलियम में होता है। छोटी आंत के इलियम में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है, जबकि भोजन का पाचन का प्रारंभ स्टार्ट हो जाता है बैकल कैविटी मुख्य गुहा में। और मुख्य गुहा में पाचन में भाग लेता है, बढ़ चढ़ करके भाग लेता है लार और दांत। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि यह आमाशय में नहीं, ये बैकल कैविटी मुख्य गुहा में पाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? तो जल में तेल समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। जब जल में तेल को डालोगे तो जल और तेल मिश्रित नहीं होगा, बल्कि तेल जल के ऊपर तैरेगा। तो इस हिसाब से सही जवाब होगा जल में तेल, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ये हो जाएगा कुछ सरीसृप के लिंग निर्धारण में जो भूमिका निभाता है वह टेम्परेचर यानी तापमान होता है। आप कछुआ, घड़ियाल, ये सब का जो लिंग निर्धारण जानते हैं वो पर्यावरण यानी वातावरण के टेम्परेचर पे बहुत मायने करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तापमान। गलत कथन का चयन कीजिए। नर युग्मक, गलत कथन का चयन कीजिए। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होता है, ये भी सही है। मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित होता है, ये गलत है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? तो दोस्तों आपको क्लास में बहुत डिटेल रूप से दर्पण पढ़ाया गया था और आपको बताया गया था कि यह जो है आपका अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में हम वस्तु को 6 जगह रखते हैं। ये है आपका पोल, यह है आपका फोकस, यह है आपका सेंटर और यह है आपका अनंत। वस्तु को अवतल दर्पण में 6 जगह रखा जाता है। अनंत पे, अनंत और सेंटर के बीच में, ठीक सेंटर पर, सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक फोकस पर, फोकस और पोल के बीच में। तो वस्तु को 6 जगह रखा जाता है। जबकि यहाँ सवाल ये है, यहाँ जो सवाल है कि अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब बन रहा है सेंटर पे, वक्रता केंद्र पे। तो आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र पे प्रतिबिंब जब भी बन सकता है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि वक्रता केंद्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर बनता है, यानी सेम साइज बनता है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है आवर्धन।
तो आप आवर्धन बराबर मैग्नीफिकेशन बराबर जानते हो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा वस्तु उतने बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, आवर्धन। तो यहाँ पे सेंटर पर वस्तु अगर 5 सेंटीमीटर का रखोगे तो प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर का बनेगा, यानी सेंटर पे सेम साइज प्रतिबिंब बनता है। इस हिसाब से मैग्नीफिकेशन तो हो जाएगा 1, और जब मैग्नीफिकेशन 1 होगा और आपको ये भी जानकारी है कि वक्रता केंद्र पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, और आपको कसम खिलाया गया था कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, और जब कोई भी प्रतिबिंब उल्टा होगा तो उसका मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन का क्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। तो बुझे हुए चूने पर क्लोरीन से अभिक्रिया कराओगे तो यह विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विरंजक चूर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता, यानी विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता। तो इसको हम लोग देखते हैं, तो ये जो हो जाएगा, विद्युत पंखा बिल्कुल उपयोग करता है, विद्युत मोटर भी उपयोग करता है विद्युत धारावाही का, विद्युत जनित्र ये भी करता है। लेकिन आपको क्लास में करवाया गया था कि विद्युत हीटर ये विद्युत धारावाही चालक का उपयोग नहीं करता। विद्युत हीटर जो है ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, और आप ये भी जानते हैं कि हीटर का तार जो बना होता है वो बना होता है नाइक्रोम का, और हीटर के तार नाइक्रोम से बना होता है और वो बहुत पतला होता है। और आपको रेजिस्टेंस वाला टॉपिक में बताया गया था कि जब किसी भी तार का रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो उसको आप लंबा कर दीजिए ज़्यादा और पतला कर दीजिए, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और विद्युत के तार जो होता है नाइक्रोम का रेजिस्टेंस जो होता है हाई होता है, और रेजिस्टेंस हाई तो होता ही है, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, यानी गलनांक हाई होता है। तो विद्युत हीटर का प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है, तभी जा कर के खाना पकता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है विद्युत धारावाही पर कार्य नहीं करता, ये काम करता है ऊष्मीय प्रभाव पर, ये कार्य करता है ऊष्मीय प्रभाव पर। क्वेश्चन 13 जो है, जब हम बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हमें आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा क्यों। तो ऐसा जड़त्व के कारण होता है। अब जानते हैं न्यूटन साहब ने 3 नियम दिया था। न्यूटन का पहला नियम जिसको जड़त्व का नियम कहा जाता है, न्यूटन का दूसरा नियम जिससे व्यंजक प्राप्त होता है, यानी बल का मान प्राप्त होता है, बल का मान F बराबर a में मिलता है। और न्यूटन का तीसरा नियम को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर जड़त्व के कारण अगर कोई बस अचानक से रुक जाती है तो आपका सिर आगे की ओर गति हो जाता है, ये जड़त्व के कारण। दोस्तों आप जानते हैं कि जड़त्व किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु में उपस्थित वह गुण जो अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है उसे जड़त्व कहते हैं। अब दूसरे तरह से समझ लो, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा, अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगा, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसी को बोला जाता है जड़त्व। आपको क्लास में करवाया गया था कि जड़त्व जो है 3 तरह का होता है। जड़त्व 3 तरह का होता है। एक होता है विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व में आपका जो सिर है वो पीछे की ओर जाएगा। गति का जड़त्व में आपका जो सिर है वो गति यानी आगे की ओर होगा, यानी इधर की ओर होगा, और ये इधर की ओर होगा। और दिशा का जड़त्व में जब आप बस में बैठते हैं और ड्राइवर अचानक सा मोड़ता है तो आपका शरीर बाहर की ओर गिरने लगता है। अगर बस में जो है उसका पार्टीशन न किया हुआ रहे
तो पैसेंजर बाहर की ओर गिर जाएगा। तो ये क्यों होगा? तो दिशा के जड़त्व के कारण, क्योंकि वस्तु चाहता है कि अपना दिशा को बनाए रखे, लेकिन आपका बस जब इधर मुड़ जाएगा तो आपका जो बॉडी है वो चाहेगा कि इसी डायरेक्शन में चले। ये सब बहुत डिटेल क्लास में किया गया है, यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो ज़्यादा डिटेल नहीं कर सकते। तो ये क्या है, आपका सही जवाब हो जाएगा हमारे शरीर के जड़त्व के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर हम लोग बात करते हैं फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन का उच्च सांद्रता होता है? तो साइटोकाइनिन का उच्च सांद्रता होता है। और आप ये भी जानते हैं कि साइटोकिनिन पादप हार्मोन में कोशिका विभाजन में अहम भूमिका निभाती है। साइटोकाइनिन पादप को क्या करता है? विकास होने में और वृद्धि होने में मदद करता है। तो पादप हार्मोन में यानी फल और बीज में पादप हार्मोन का उच्च सांद्रता जो होता है वो होता है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। अब जानते हैं कि P बराबर W/T, और जहाँ W क्या है? कार्य है, और T क्या है? टाइम है। और शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। आप ये भी जानते हैं कि 746 वाट बराबर 1 HP होता है, 1 हॉर्स पावर होता है। तो ये तमाम चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आने वाला एग्जाम में हो सकता है कि ऐसा सवाल आ जाए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जब किसी पारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं। ऐसा डैश के कारण होता है। तो ऐसा प्रकाश के सीधी रेखा में यात्रा करने के कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा? यानी गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव नहीं, प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा? देखिए, जब ऊपर से किसी वस्तु को आप नीचे की ओर गिराओगे तो उस वस्तु का जो स्पीड है, गति है, हर समय 9.8 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड बढ़ेगा। तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है। तो आपको क्लास में करवाया गया था कि वस्तु का द्रव्यमान जीवन में कभी नहीं बढ़ता। अगर वो वस्तु पृथ्वी पर है तो उतना ही रहेगा। अगर वो वस्तु चंद्रमा पर है तो द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मास वही रहेगा। अगर वो वस्तु बृहस्पति पर है तब भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये तो आपका गलत जवाब है, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी है विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है, बिल्कुल सही। जब वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हर एक सेकंड में उस वस्तु का स्पीड जो है 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ता है, यानी आप 10 मीटर पर सेकंड कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी जो कहता है कि विशाल वस्तु का वेग घटता है, जब आप किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकोगे तब उसका जो है वेग घटेगा। लेकिन यहाँ कहता मुक्त पतन का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे वस्तु को गिराना, और यहाँ वस्तु का द्रव्यमान घटता है, न तो द्रव्यमान घटता है न तो बढ़ता है। तो सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। दोस्तों, ये जो सवाल है कि संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए आप जानते हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के कंपोनेंट को बराबर करना होता है। तो हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे कि किसका कंपोनेंट बराबर है। तो यहाँ Al/2 है, यहाँ पर Al/2 है। यहाँ पर कैलोरीन जो है 3 दूना के 6 है, तो यहाँ पर कैलोरीन 6 है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो सही है। 3Ba है, कोई दिक्कत नहीं है। SO4 है, तो यहाँ पर भी SO4 है। तो इस हिसाब से संतुलित जो इक्वेशन है वो ऑप्शन नंबर ए है।
फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं 19। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्किन का समान सूत्र है। तो आप क्लास 10th या कभी पढ़े होंगे कि एल्किन जो है ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। आपको ये भी बताया गया था कि हाइड्रोकार्बन 3 तरह का होता है। हाइड्रोकार्बन एक्चुअली में 2 तरह का होता है। हाइड्रोकार्बन कितने तरह का होता है? तो हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्किन आता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 आता है। एक होता है संतृप्त में एल्केन और असंतृप्त में यानी अनसैचुरेटेड में एल्किन और एल्काइन। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है एल्किन का समान सूत्र पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ये होता है एल्केन का, जिसमें ANE जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन आपसे पूछा है ENE यानी एल्किन, तो हमेशा 2 घटा देंगे। तो CnH2n एल्किन का सूत्र होता है। अगर कोई आपसे एल्काइन पूछ ले तो CnH2n-2 बताओगे। तो इस हिसाब से आपका सही जवाब जो होगा एल्किन का समान सूत्र जो होगा CnH2n होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा A। तो दोस्तों ये जो आपका सवाल था, ये सवाल आपका था जो रेलवे RRB जो रेलवे LPCB-1 25/11/2024 में पूछा गया था। और आज हमारा डे 2 है, यानी दूसरा दिन है। दूसरा दिन आपको साइंस का दूसरा प्रैक्टिस करवाए हैं। तो आपको पर डे इसी तरह से प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और आप अगर साइंस का टेंशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर इस चैनल से जुड़े रहिए। देखिए पर डे हम एक वीडियो डालेंगे, तो आपको निश्चित तौर पर आने वाला एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा। अभी NTPC का एग्ज़ाम होने वाला है, ग्रुप D का एग्ज़ाम होने वाला है, आप सब भरे भी होंगे। तो आपको यहाँ पे बेहतर तैयारी करवाया जाएगा और आप देखेंगे कि आपको एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन उठा करके डाल दिया गया है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता नहीं है। तो चलिए आप इसको देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही।